समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने देश और दुनिया से जुड़े बड़े सवालों पर, बड़ी न्यूज़ पर चर्चा करने एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में। शेखर, सवालों से शुरुआत करते हैं। ट्रंप के टैरिफ से लेकर राहुल गांधी तक कई सारे हमारे सवाल आए हैं हमें इस बार। ट्रंप से शुरू करूंगी। विशाल कुमार यादव बोल रहे हैं, ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी जी के किसानों के हितों से समझौता न करने वाले बयान से लगता है कि पेंच खेती और उसके उत्पादों में फंसा। रूस से तेल खरीदना बहाना ज्यादा लगता है। बोल रहे हैं कि आखिर भारत सरकार अमेरिका से कुछ तरह के अनाज आयात करने पर राजी क्यों नहीं हो रही है? क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण है? क्या भारत सरकार नए रास्ते पर जाने और उस पर जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने की जगह 6% वाले हिंदू वृद्धि दर पर संतुष्ट है, या फिर खेती या किसान बस बयान के लिए हैं और डील ब्रेक होने का कारण कुछ और है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि खेती और किसान से ये डील ब्रेक हुई है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी बात कुछ है नहीं। उसमें कुछ एरिया हैं, जी। जैसे कि अमेरिका चाहता है, उनके पास सोयाबीन बहुत ज्यादा है और वो चीन ने उनके साथ खेल खेला है, क्योंकि चीन दुनिया में सबसे बड़ा सोयाबीन का कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। और वो जी। क्यों है? उसके दो कारण हैं। एक तो चीनी खाने में टोफू बहुत खाया जाता है, टोफू सोयाबीन से बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन में दुनिया भर के जितने पिग्स हैं, पोर्क के लिए पिग्स, उससे आधे चीन में है, क्योंकि पोर्क चीन की डाइट का बहुत एसेंशियल पार्ट है। और पोर्क रेयरिंग जो इतने मास स्केल पे है, उसकी जो फीड होती है उसमें सोयाबीन मील, दुनिया में जितने भी कैटल जो भी होते हैं उनकी फीड होती है, गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, जो भी हो, उन सब की फीड में सोयाबीन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये समझने की बात है कि इंसान की नहीं है, ये कैटल की है। अब कैटल में उनको फीड में उनको एक तो जैसे इंसान को कैलोरीज भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए। तो कैलोरीज एनिमल फीड में मिलता है कॉर्न से, मक्की से ज़्यादातर। और ये पोल्ट्री में भी ये सेम बात है, पोल्ट्री में भी। और जो प्रोटीन मिलता है वो सोयाबीन से मिलता है। अगर आपको मुर्गी ने अंडा भी देना है तो उसको प्रोटीन भी चाहिए और कैलोरीज भी चाहिए। और ऐसे ही दूध देना है गाय ने, भैंस ने, या फिर मीट देना है जिस भी जानवर ने, उसको प्रोटीन भी चाहिए, उसको कैलोरी भी चाहिए। तो ये फीड में जाता है। तो चीन में क्योंकि इतनी बड़ी पिग पॉपुलेशन है, वैसे भी टोफू की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीन बहुत बड़ा इंपोर्टर था अमेरिका से सोयाबीन का। अब क्योंकि उनके बीच में ट्रेड वॉर हो रही है, तो चीन ने कहा छोड़ो, हम कहीं और से देख लेते हैं। अब अर्जेंटीना के पास, ब्राजील के पास, मेक्सिको के पास तो इतना नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा और अब काफ़ी देश अफ्रीका के भी, उनके पास में सोयाबीन फालतू है, तो वो चाइना को निर्यात कर रहे हैं। तो अमेरिका के पास बढ़ गया। अब वो अमेरिका में 1% के करीब लोग सिर्फ खेती में, हमारे तो 40 से ऊपर हैं, वहां पे 1%। लेकिन जो 1% है वो 100% ट्रंप के वोटर हैं, क्योंकि अमेरिकन साउथ में है और वो एक नॉइजी वोटर हैं। तो वो उनको उनमें बहुत इंटरेस्ट है। जब भी आप देखें कि मेक्सिको में जो 90 दिन का रिप्रीव भी लिया, क्लॉडिया शेनबॉम ने एक चीज़ ये बोली कि हम आपके सोयाबीन खरीद लेंगे, क्योंकि वो साउथ से तो लैंड बॉर्डर से चले आते हैं मेक्सिको में। तो वो उनको, ट्रंप को चाहिए कि कोई उनसे सोयाबीन खरीदे और कोई उनसे कॉर्न खरीदे जो उनके पास फालतू है। अब उसमें समस्या क्या है? भारत को सोयाबीन और कॉर्न दोनों की ज़रूरत है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको भेजा जा रहा है, आपको चाहिए, और आप दुनिया भर से ढूंढ के खरीद रहे हैं दोनों को, क्योंकि आपकी भी पोल्ट्री को फीड चाहिए और आपकी भी गाय भैंस को, आपकी डेयरी को भी फीड चाहिए, मेनली फीड के लिए। और सोयाबीन आपको ऑयल के लिए चाहिए। वो मैंने एक कट किया था कुछ समय पहले, उसका आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। वो सिर्फ ये कि एडिबल ऑयल कोई 14-15 बिलियन डॉलर, जहाँ तक मुझे याद है, भारत सिर्फ एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, उसका आयात करता है। उसमें काफ़ी सोयाबीन ऑयल है।
अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि अमेरिका में जितना भी सोयाबीन ऑयल है और जितना भी कॉर्न है, मक्की है, वो सब जीएम है। क्योंकि अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अभी तो ज़्यादातर अफ्रीका भी, घाना, नाइजीरिया, मेरे ख्याल कीनिया और अब चाइना भी 3 साल से, ये सब अब जीएम सीड्स उगाते हैं। हम उससे आइडियोलॉजिकली उससे दूर चले गए। जी। अच्छा, हमारे यहाँ जो दूर चले गए, एक डर है कि पता नहीं क्या होगा, सिंग निकल आएंगे लोगों के। ऐसा तो हुआ नहीं। अब इस टाइम तक कम से कम 10 ट्रिलियन मील्स खाए गए हैं जीएम। हम सब अमेरिका जाते हैं, कितने लोगों के बच्चे अमेरिका में, भाई बहन अमेरिका में, उनका तो किसी के सींग नहीं निकले हैं, क्योंकि वहाँ सारा ही खाना जीएम है। बल्कि आजकल जो सामन फिश आप खाते हैं अमेरिका में और काफ़ी देशों में, वो सामन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ये तो नई बायोटेक्नोलॉजी है। भारत में इसका भय है। और अब देखिए कि लोगों ने कैसे बदलाव किया है। यूरोप में हमेशा जीएम का भय था, लेकिन यूरोप ने भी अमेरिका से सोयाबीन लेना हाँ कर दी है, क्योंकि वो कह रहे ठीक है, इंसान नहीं खाएगा, जानवर खाएगा। और जानवर तो खा ही रहा है। हमारे यहाँ जैसे कपास पैदा होती है, कपास तो हमारे यहाँ सारी जीएम है। तो जीएम कपास है, उसका बीज एनिमल फीड में जाता है, तो हमारी भी गाय भैंस सब वही खा रही हैं। जी। तो वो भी जीएम सीड खा रही हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ खौफ बना हुआ है कि हमने नहीं लेना है, उस चक्कर में वो अड़े हुए हैं। तो एक इशू है, पर मुझे लगता नहीं कि वो डील ब्रेकर इशू है। कुछ और डील ब्रेकर्स हैं वहाँ पे, क्योंकि वो अमेरिका से बाकी और जो आयात यहाँ पे हो रहे हैं, उन पर उन्हें बहुत कम ड्यूटीज चाहिए। और एक हमारा जो नेगोशिएशन का तरीका है, वो हर पैरा को, हर लाइन को, जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है, वो तो एक मानी हुई चीज़ है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से। तो वो फिर अमेरिकन्स भी इम्पेशेंट हो गए, क्योंकि ट्रम्प का तरीका है कि फटाफट फैसला करो। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प क्या चाहते हैं कि दूसरा देश का नेता लगे कि वो उनसे कुछ मांग रहा है और फिर बोलें कि मेरे को इतना कुछ मिल गया। देखिए, जैसे कहते हैं यूरोप ने कहा कि वो 600 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और जहां मर्जी कर सकते हैं, वो सारा मेरा पैसा है, एवरी डॉलर आई कैन डिसाइड व्हाट टू डू विद इट। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं। यूरोप वाले मंजे हुए हैं, उनकी पार्टनरशिप है अमेरिका से इतने सालों से, तो वो चुपचाप करके उस मोमेंट को पास होने दे रहे हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ वन साइडेड एक ट्रेड डील साइन कर लिया अमेरिका से, लेकिन इन सब बातों को वो ट्रम्प को क्रेडिट लेने दे रहे हैं। वो भारत के लिए बहुत मुश्किल है कि भारत में मोदी फ़ोन करें और फिर वो बोले मोदी कॉल्ड मी, ही आस्क्ड फॉर ए कॉल, आई डिडंट, हाँ, एंड ही आस्क्ड फॉर दिस एंड आई गॉट सच ए गुड डील, इट इज़ सो गुड फॉर अमेरिका। तो वो भारत के लिए टफ हो जाता है। मुझे लगता है कि इस बात में ये मामला ज़्यादा अड़ा हुआ है। खेती की जहाँ तक आपने बात की है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। हमें अपनी खेती में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हमारे यहाँ बहुत किसान हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसान हैं। एक तो नौकरियाँ ऐसी बनानी है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कि वो गांव से निकल के लोग शहरों में आएँ और जो ब्लू कॉलर जॉब्स करें, वो हमारे पास नहीं है। और उसमें अब फ़र्क पड़ेगा नेगेटिव ये टैरिफ से, क्योंकि बहुत ऐसी नौकरियां हैं जो ब्लू कॉलर हैं, जैसे कारपेट बनाना, जैसे कि श्रिम्प फार्मिंग, इन सब को बहुत नुकसान होगा और खेती को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका भारत से बासमती राइस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अब भारत में जितने टैरिफ लग गए हैं, उसके बाद करीब जो एस्टिमेट है, बासमती 1800 रुपये पर टन हो जाएगा, भारतीय बासमती। लेकिन पाकिस्तान का उनके टैरिफ 19% के बाद 1450 होगा, तो भारत का मार्केट तो जाएगा उसमें। तो ये सिर्फ, और अभी भी भारत करीब 6 बिलियन 6.5 बिलियन अमेरिका को एग्रीकल्चरल गुड्स एक्सपोर्ट करता है। अब वो खतरे में पड़ जाएंगे 50% टैरिफ से। अमेरिका से हम करीब 2-3 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं, तो वो मामला वहाँ अड़ा हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो डील ब्रेकर है। मुझे लगता है कि अभी तो ये रूस के ऑयल का बहाना इसलिए निकाला है कि इसके तरीके से पुतिन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, और शायद भारत भी पुतिन के ऊपर, उनकी उम्मीद है कि भारत भी पुतिन से बोलेगा भाई आप यूक्रेन का कुछ कर लो, लड़ाई जीत तो आप रहे नहीं हो। तो ये पेचीदा मसला है। मुझे कुछ ज़्यादा पता होता तो मैं आपको बताता, इतना ही मुझे पता है। खेती बाड़ी का मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मौका है मोदी जी के लिए कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद खेती बाड़ी का रिफॉर्म नहीं हुआ है।
जो कोविड के टाइम एक फार्म लॉज आई थी, वो प्रोटेस्ट के बाद वापस ले ली गई। तो जी। ये फिर मौका है बहुत भारी तरीके से खेती बाड़ी का रिफॉर्म करने का। शिखर, इसी से जुड़ा एक और सवाल आ रहा है। इनका यूजर नेम hello240157 है। बोल रहे पीएम मोदी ने कहा भारत अपने किसानों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो बोल रहे हैं वे किस व्यक्तिगत कीमत की बात कर रहे हैं? क्या ऐसे टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि असली कीमत देश को चुकानी पड़ती है, जबकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी रिग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज को जारी रखकर चुनावी लाभ उठा सकते हैं? आपके क्या विचार हैं? देखिए, इन टैरिफ से सबसे बड़ा नुकसान ये ट्रेड डील से नहीं होगा, टैरिफ से सबसे बड़ा नुकसान भारत के किसानों का होगा। जैसे मैंने भी आपको बासमती की जी। बात बताई, और बहुत चीजें हैं, हम्म, और भारत के मछुआरों का होगा, क्योंकि करीब $3 बिलियन का जो एक्सपोर्ट तो श्रिम्प और फिश का है, जी। मरीन प्रोडक्ट्स का इंडिया से। अब दुनिया में कौन खरीदेगा वो भारत से? भारत में तो लोग इतना खा नहीं पाएंगे, क्योंकि श्रिम्प्स कुछ एरियाज में खाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में, बाकी तो इतने नहीं खाए जाते। और वैसे भी भारत में पॉलिटिकल मैसेजिंग तो अब ये है कि आप सब वेजिटेरियन बन जाओ। हम्म, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन एक आजकल यही है कि ये फलाना महीना है तो वेजिटेरियन, ये फलाना त्यौहार है तो वेजिटेरियन, इस एरिया में सब वेजिटेरियन। तो ये अनसस्टेनेबल बात है। जी। तो एग्रीकल्चर और डेयरी में जो जो अड़ा भी है वो दो चीज़ों में है। एक ये जो अमेरिका आपको ना गेहूं खरीदने के लिए कह रहा है, ना चावल खरीदने के लिए कह रहा है। दाल और ऑयल सीड्स तो दुनिया भर से खरीदते ही हैं। हम्म, ज़्यादातर दालें जो हम खाते हैं वो हमारे यहाँ इम्पोर्टेड होती हैं। दाल और एडिबल ऑयल हम दुनिया भर से खरीदते हैं, खाद हम दुनिया भर से खरीदते हैं। तो एक तरह से हमारी एग्रीकल्चर बहुत और हमारा रहन सहन बहुत इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो उसके अंदर आपका जो अड़ा है वो जीएम सीड्स के ऊपर अड़ा है। और डेयरी का ये सिर्फ इशू है, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो अमेरिका में या विदेश में पश्चिमी देशों में जो कैटल फीड होता है उसके अंदर ऑयल ब्लड मील भी होता है। हम्म, कि जब आप कोई जानवर को स्लॉटर करते हैं मीट के लिए तो उसका ब्लड निकलता है। तो जो ब्लड निकलता है उसको कैटल फीड में डाला जाता है, भारत में नहीं डाला जाता। हम्म, तो अब ये कहना कि जी आपकी जो गाय का जो दूध निकला उस गाय ने गाय का खून पिया, हम्म, ये सच्चाई मतलब ये है कि या तो आप सर्टिफाई करें कि नहीं किया तो ऐसी डेयरिंग वहाँ होती नहीं है। तो ये एक इशू बना हुआ है जो कि कुछ प्रोटेक्शनिस्ट इशू नहीं है, लेकिन ये एक और तरह का पेचीदा कल्चरल इशू मैं उसको बोलूँगा। तो एक आइडियोलॉजिकल इशू है जो जीएम है, और एक कल्चरल इशू है जो कि ब्लड मील का इशू है उनके कैटल में। जैसे भारत से अब इतना बफ एक्सपोर्ट होता है जो बफलो मीट कहते हैं, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके भी जो प्लांट होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे बफलोज को स्लॉटर किया जाता है, उन्होंने साइड से एक लाइन बनाई हुई है, पाइपलाइन, जिसमें ब्लड जाता है। तो वो ब्लड उसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि वो ब्लड मील बने मवेशियों के लिए। तो ये सब पेचीदा बातें हैं जो खेती बाड़ी की इकोनॉमी की है। मैं नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी पर्सनल रिस्क की बात है। उन पर्सनल रिस्क से उनका मतलब ये है कि कल को अमेरिका से बहुत ख़राब हो जाए रिलेशनशिप, या अमेरिका उनकी जैसे कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है। मैं लगता नहीं कि मोदी जी वो मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया में कि अमेरिका तो रिजीम चेंज करना चाहता है भारत में कोई रिजीम चेंज नहीं कर सकता, किसी के बाप की हिम्मत भी नहीं है। लोग तो इजिप्ट वगैरह में रिजीम चेंज नहीं करा पाए तो भारत में कैसे करा लेंगे? ये बिना बात में इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं चलना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि इससे अगर अमेरिका से ख़राब हो जाए, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाए, या भारत के काफ़ी एरियाज इकोनॉमी के हैं, जैसे कि इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा होगा ट्रेड डील नहीं होने का, वो भारत के किसानों को और भारत के मछुआरों को होगा। शिखर, अगला सवाल तनुश्री सेन का है। बोल रही है एनएसए की रूस यात्रा और पुतिन की आगामी भारत यात्रा से अमेरिकी प्रशासन को क्या संदेश मिलेगा? साथ ही इन यात्राओं से भारत के लिए सबसे अच्छे और सबसे बुरे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अचानक यात्रा नहीं है। ये नहीं है कि अभी क्योंकि अब ट्रम्प से पंगा हो गया है तो हम जा रहे हैं वहाँ पे दिखाने के लिए कि जानता नहीं मेरा दोस्त कौन है, वो नहीं। ये पहले से प्लान थी। तो जिसको अकल है उसको ये बात पता है, अमेरिका में भी पता है कि प्लान बातें हैं। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट है, ये प्लान्ड समिट है, जी। तो उसमें जा रहे हैं। और
अब सच्ची बात है कि अगले हफ्ते तो लगता है कि ट्रम्प और पुतिन भी मिल रहे हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो मैं नहीं समझता कि भारत रूस में जाके या चाइना में जाके अब ये कह रहा है कि चलो हम सब मिलके अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करते हैं। भारत का उसमें हित भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स भी देख लें तो ब्रिक्स में भारत और ब्राजील के बीच में कोई इशू नहीं है, लेकिन चीन के साथ भारत का बहुत बड़ा इशू है। जी। और रूस और चीन के बीच में अब बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, जिससे भारत को टेंशन है। तो ये ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कोई बड़ा आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अब ट्रम्प को इरिटेशन होती है, इस समय उनको इरिटेशन एक तो लूला से है ब्राजील में, वो एक अलग बात पे है, और लूला से बहुत देशों को है। लूला की सरकार भी इतनी अच्छी अब इस समय नहीं चल रही है, वो एक अलग बात है। चीन से उनके इरिटेशन है, लेकिन चीन के पास लेवरेज है, तो चीन से वो कुछ समझौता करना चाहेंगे। पुतिन से उन्हें चाहिए कि लड़ाई खत्म हो जाए। अगर लड़ाई खत्म हो जाए जिसमें कि ट्रम्प क्रेडिट ले सके कि मैंने लड़ाई खत्म करा दी, तो उनका काम हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी बातें आपस में मिली हुई हैं। मैं नहीं समझता कि इसके बीच में अजीत डोवल का भी जाना मॉस्को, उसके बाद जयशंकर जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री बीजिंग जाएंगे। इन तीन चीज़ों का ज़्यादा हमें इनको ज़्यादा कंस्पिरेसी थियोराइजिंग नहीं करनी चाहिए। शिखर, अगला सवाल निकुंज संघाय का है। बोल रहे हैं कि टैरिफ्स को लेकर भारतीय और इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही है। इसका एक और पहलू डिफेंस से भी जुड़ा है। बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि जैसा परिवर्तन जर्मनी और जापान जैसे देशों में आया है, उन्होंने मान लिया है कि यूएस एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर नहीं है। क्या भारत भी डोनाल्ड ट्रंप के इस व्यवहार के बाद अपनी प्रोक्योरमेंट्स में बदलाव लाएगा? कुछ वर्षों में हमने अपाचे हेलीकॉप्टर, प्रेडेटर ड्रोन्स लिए हैं। क्या आप यूएस से डिफेंस प्रोक्योरमेंट को घटा वहाँ देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि यूरोप ने ये नहीं कहा है कि यूएस रिलायबल डिफेंस पार्टनर नहीं है। यूरोप ने तो बल्कि बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स कहा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम्हारे बिना हमारा गुजारा नहीं है। और उन्होंने कमिट किया है कि हम इतने 100 बिलियन का आपसे हथियार खरीदेंगे, जिसकी ट्रंप बार बार कह रहे हैं 400 बिलियन 500 बिलियन। यूरोप अमीर देश हैं सारे, और उनको चाहिए हथियार अभी। और उन्होंने कमिट किया है कि अभी 1.5-2% जीडीपी से वो अगले 2030-32 तक 5% ऑफ जीडीपी डिफेंस पे खर्च करेंगे, क्योंकि सबको यूक्रेन के बाद रूस का डर लग गया है। जी। और ट्रंप ने कहा है कि ठीक है, आपकी सुरक्षा में कुछ हेल्प करूंगा, लेकिन आप सारी मेरे को आउटसोर्स नहीं कर सकते कि आप अपनी सुरक्षा का सारी जिम्मेवारी और खर्चा मेरे ऊपर छोड़ दें। तो आपको अगर अभी ये चाहते हैं कि यूक्रेन को कुछ पेट्रियट मिसाइल और दिए जाएं, तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उनको खरीदूंगा नहीं, आप उनको खरीदिए। तो यूरोप तो एक्चुअली इस समय अमेरिका से ज़्यादा खरीद रहा है। भारत की जो खरीद है वो भारत की डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि भारत की पहले तो 80% से ऊपर रशिया से थी, सोवियत यूनियन से थी, फिर वो कम हुई। उसी मिक्स में फ्रांस आया है काफ़ी बड़े तरीके से, उसी मिक्स में इजराइल आया है बहुत बड़े तरीके से, उसी मिक्स में कुछ और भी देश आए हैं कुछ कुछ चीज़ें लेके। तो अमेरिका के साथ कुछ ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं। मैं समझता हूँ कि ट्रेड डील में वो भी एक तरह का स्वीटनर होंगे। और अभी आप देखें, अगर आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखें, चलिए लीथल चीज़ें आप छोड़ दीजिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130, C-17 जो बुलवार्क है इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट का, वो तो सब अमेरिका से आया। और वो तो ऑर्डर मोदी जी के समय में भी नहीं हुए थे, वो ऑर्डर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुए थे। शिखर, अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है। वो बोल रहे हैं इमिग्रेशन हर जगह एक ध्रुवीकरणकारी मुद्दा है। बोल रहे हैं यहाँ तक कि सेंट्रल लेफ्ट दलों ने भी अपना रुख बदला है और इमिग्रेशन के प्रति कठोर रुख अपनाया है। मुझे एक एक्सेप्शन पेड्रो सांचेस का स्पेन लगता है। स्पेन अभी भी बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स को अनुमति देता है। इसके अलावा स्पेन ने फार राइट दलों के उदय का भी विरोध किया है, जबकि एक स्थापित दल अभी भी सत्ता में है। इस स्पेनिश एक्सेप्शन की क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, स्पेन की, ये यूरोप सब एक साथ है काफ़ी चीज़ों में, लेकिन यूरोप में काफ़ी वेरिएशंस भी हैं। फ्रांस अलग सोचता है, स्पेन अलग सोचता है, हंगरी अलग सोचता है, नेटो का मेंबर है वो अलग सोचता है, बिल्कुल ही अलग सोचता है। हंगरी बिल्कुल इमिग्रेशन अलाउ नहीं करता, एक भी अलाउ नहीं करता, बल्कि वहाँ पे तो एंटी सोरोस लॉज बना दिए उन्होंने कि जो चीज़ों को सोरोस कैंपेन करता है वो कैंपेन अलाउ नहीं होंगे। तो यूरोप के अंदर अलग अलग देश, स्लोवाकिया, अब स्लोवाकिया ने पहले तो ईयू के साथ ही था,
अब उन्होंने कहा कि हमें ये नेटो के साथ मिलके रशिया से लड़ाई नहीं करनी है यूक्रेन में। तो हर कंट्री की अपनी पब्लिक ओपिनियन भी है। स्पेन की एक अपनी हिस्ट्री भी है। अभी हमारे पास समय नहीं है वो हिस्ट्री की बात करने का। कभी मैं बोलूँगा प्रवीण स्वामी जो मेरे साथी हैं कि कभी वो बताएं आपको स्पेन में रेवोल्यूशन हुई, स्पेन में डिक्टेटरशिप चली। सबसे देर तक जिन यूरोप के देशों में डिक्टेटरशिप चली वो स्पेन और पोर्चुगल हैं। तो वो तो फ्रैंको का कब तक राज रहा, पोर्चुगल में सालाज़ार। तो ये दोनों देशों की जो कल्चर है और दोनों देशों की हिस्ट्री है वो अलग है, और दोनों देशों की आज पॉलिटिक्स भी अलग है। दोनों बहुत ज़्यादा लिबरल भी हैं, पोर्चुगल बहुत लिबरल है, स्पेन भी है। लेकिन मैं समझता नहीं कि स्पेन अलग से इतने इमिग्रेंट्स अभी आने देगा, क्योंकि ईयू के अपने रूल्स भी हैं और ईयू भी अपने रूल्स अब बदल रही है। लेकिन स्पेन की एक सॉवरेनिटी का भी व्यू है, तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कुछ कुछ बोला। तो स्पेन ने अभी फैसला किया है कि वो F-35 अमेरिका से नहीं लेंगे, उसकी जगह कोई यूरोपियन एयरक्राफ्ट लेंगे, चाहे वो यूरोफाइटर टाइफून लें, चाहे वो फिर राफाल लें, वही अवेलेबल हैं यूरोप में इस समय। शेखर, अगला सवाल अनुराग उपाध्याय का है। बोल रहे हैं, मैंने खुद बूथ लेवल चुनावी ड्यूटी की है। पहचान पत्रों की कई बार जांच अलग अलग लोगों द्वारा की जाती है, जिसमें उस बूथ या निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। यहाँ तक कि बूथ पर फाइनल काउंट भी वेरीफाई की जाती है और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आदि द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, साइन किए जाते हैं। काउंटिंग के दौरान भी कई जांचकर्ता होते हैं। बूथ कैप्चरिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि धोखाधड़ी कैसे हो सकती है। राहुल गांधी के आरोपों पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाना खतरनाक नहीं है? देखिए, किसी भी प्रक्रिया के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, ये तो लोकतंत्र है, जी, सबका अधिकार है और उठाना भी चाहिए। तो राहुल गांधी ने अगर ये सवाल ये उठाए हैं तो उसका ये नहीं कि आप सवाल उठा क्यों रहे हैं, इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। उसका ठीक तरीके से जवाब देना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि गलत है ये, तो उस गलत का जवाब देना चाहिए। लेकिन उसके डिफेंसिव जो एकदम है, आप कौन होते हैं पूछने वाले, आपने पूछना है तो पहले एफिडेविट फाइल करके दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। बोलिए आपके आपके क्या उदाहरण है, हम जाके चेक करते हैं। और ऐसी बात है तो हमने आज ये 50 वर्ड एडिट में लिखा है आपकी स्क्रीन पे, आप देख लीजिए कि ऐसी बात हो तब माधवपुरा में आप वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सीर या SIR सब जो भी कहेंगे आप वो करा लीजिए। सारे बिहार में करा रहे हैं तो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर करा लीजिए। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की बात गलत है तो करा के आप उनको प्रूव करके दिखा दें। लेकिन उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप हैं कौन, आप ये सवाल रेज कर रहे हैं, आप तो कोई ये कुछ हर चीज़ कंस्पिरेसी नहीं होती। पॉलिटिक्स में अलग अलग साइड्स होती हैं और वो साइड्स होना एकदम नॉर्मल चीज़ है। शेखर, इसी से जुड़ा एक और सवाल आ रहा है। संकल्प का हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे, राहुल गांधी अपने वोट चोरी के आरोपों के साथ किस ओर बढ़ रहे हैं? तेजस्वी यादव अपने एपिक विवाद के कारण पहले से ही मुश्किल में है और कांग्रेस का वोटर डुप्लिसिटी का आरोप वास्तव में SIR के पक्ष में तर्क देता है, जैसे कि आपने कहा। वो बोल रहे, अभी 1 साल पहले ही भाजपा 272 से नीचे गिर गई थी, जबकि व्यापक रूप से इससे कहीं अधिक जीतने की उम्मीद थी। इन सबको देखते हुए कांग्रेस के हालिया हमले आम जनता पर कैसे असर डाल रहे हैं, खासकर फेवरेबल नतीजों पर उनकी चुप्पी को देखते हुए? PSO बोल रहे, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के लिए अपनी प्रोसेसेस को कोडिफाई करने का समय आ गया है। कांग्रेस के टेन्योर ने भले ही अच्छे उदाहरण स्थापित न किए हों, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के वेपनाइजेशन के मौजूदा दौर में कांग्रेस के उदाहरणों का हवाला देकर भाजपा को छूट नहीं मिलेगी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इलेक्शन कमीशन को और ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है और ऑफेंसिव होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कहना कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आप कौन होते हैं। देखिए, इस समय सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देने पड़ रहे हैं, हर किसी को जवाब देने पड़ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना चाहिए और हर प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। अगर ये नहीं किया गया तो उससे समस्याएं पैदा होंगी। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है कि जब जीत जाते हैं वो नहीं कहते हैं। जो माधवपुरा का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कर्नाटका, वो तो उनका जीता हुआ इलेक्शन है। उनका कहना ये है, अब पहले तो वो EVMs को अटैक कर रहे थे कि EVM से चुनाव चोरी हो रहे हैं। अब उन्होंने कल कहा कि EVM या पेपर बैलेट का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग पहले इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उसका आपको कन्विंसिंग जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है।
दूसरी बात, बीजेपी का 2040 होना करेक्ट, आपकी बात है। अगर उनके हाथ में पूरी मशीन होती और पूरा चुनाव वो खुद करा रहे होते, जैसे कि पाकिस्तान में कई बार, पिछली बार चुनाव कराया गया पाकिस्तान में, कि आप अपोजिशन पार्टी को गायब भी कर दिया, तो फिर तो आपके पास आ ही जाते हैं। लेकिन तो ये है कि ज़रूर कि वो दिखाता है 2240 होना कि पूरे चुनाव सिस्टम में कंट्रोल नहीं है। राहुल गांधी का कहना लेकिन ये है कि अगर ये नहीं होता उनका कंट्रोल, तो उनके इतने भी नहीं आते, बल्कि ये इंडिया अलायंस की, इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाती। तो ये राजनीति है, दोनों को अपना कहने का हक है, अपोजिशन को भी अपनी बात कहने का हक है। लेकिन सिर्फ अपोजिशन कह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो जाता है। एट द सेम टाइम सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन कह रही है वो झूठ नहीं हो जाता है। तो हर चीज़ को, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हर चीज़ को एक खुले दिल से और खुले दिमाग से सुनना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगला सवाल स्नेहा का है, हमारी सब्सक्राइबर हैं। बोल रहे कुछ हफ्ते पहले फाइनेंशियल टाइम्स के साथ लंच में राफेल ग्रॉसी ने अगले यूएन जनरल सेक्रेटरी बनने में अपनी रुचि खुलकर व्यक्त की थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या IAEA में डायरेक्टर जनरल के रूप में उनके कार्यकाल को आकलन आप कैसे करते हैं, खास तौर पर यूक्रेन और ईरान के बाद के घटनाक्रम के संदर्भ में? पिछले लगभग 5 वर्षों में WHO, IAEA और UN जैसे कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन पक्षपाती, इनफेक्टिव और स्पष्ट रूप से शक्तिहीन साबित हुए हैं। क्या भविष्य में वे रेलेवेंट रहेंगे? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि उनकी भूमिकाएं किस रूप में विकसित होंगी? अगर नहीं, तो उनकी जगह कौन लेगा? देखिए, अभी तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, आपने तो पूरा मुझे एक तरह का सिलेबस दे दिया कि मैं हर इंस्टीट्यूशन की बात कर सकूं। लेकिन ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इतने ही सटीक होते हैं जितना कि बड़े देश जो हैं, खास करके अमेरिका, जितना कि उनका उनमें फेथ होता है और जितना वो उनको फॉलो करते हैं। तो जैसे WHO है, WHO ने अपना भी बहुत नुकसान किया है, खास करके वहाँ चीन का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। और कोविड जब आया तो WHO ने बहुत दिन तक वार्निंग नहीं दी और इस बात को भी छुपाया कि हो सकता है कि वायरस वुहान की लैब से आया। अब तो ट्रम्प खुलेआम कहते हैं कि वो वुहान लैब से आया और अमेरिका में भी और काफ़ी रिसर्च आई है। अब आया कि नहीं आया, WHO ने बहुत जल्दी क्लीन चिट दे दी और लगा कि WHO में टोटल चाइना का डोमिनेशन है। तो WHO की कुछ रेपुटेशन उससे ख़राब हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो UN है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका ही जो दर्जा है दुनिया में थोड़ा नीचे, थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे हुआ है। उसका एक कारण है कि ट्रम्प, अमेरिका इन जनरल बट ट्रम्प खास करके उसको इतना संजीदगी से नहीं लेते हैं। और दूसरा, अब जैसे अब गाज़ा में भी देख लीजिए, उसमें भी वो कोई रोल प्ले नहीं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कोई रोल प्ले नहीं कर पाए, क्योंकि वो UN क्या है, UN में इतने मेंबर हैं वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली UN सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, और उसमें भी 5 P5 के मेंबर। तो जब तक वो 5 लोगों की इंक्लिनेशन एक तरफ नहीं होती है, कम से कम 4 की 5 में, और 5वां जो है इतना नाराज ना हो कि वो वीटो कर दे, तब तक दुनिया में बड़ा काम नहीं होता है। और अब मुझे लगता है कि वो जो P5 की कंसेंसस है कुछ ब्रॉड इश्यूज में दुनिया में, वो इस समय टूटी हुई है, क्योंकि उसमें रूस भी है और उसमें चीन भी है, उसमें अमेरिका भी है। जी शेखर, आखिरी 2 सवाल होंगे, क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल हैं। आदित्य बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट ड्रॉ से स्पष्ट है कि भारत युवाओं के सुरक्षित हाथों में है, और क्या आपको लगता है कि दोनों टेस्ट जीत बुमराह के बिना आई हैं, इसलिए हम उन्हें अधिक प्रिजर्व करना चाहिए हमें और उन्हें आराम देना चाहिए ताकि वे विश्व कप और BGT जैसे बड़े टूर्नामेंटों के लिए तैयार हो सकें? क्या आपको लगता है कि युवाओं के इस शानदार प्रदर्शन के बाद विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों के पास 2027 के ODI विश्व कप में भाग लेने का कोई मौका है? क्योंकि हालिया रिपोर्टों में कहा गया है कि BCCI इस निर्णय पर पुनर्विचार कर रहा है और उन्हें विश्व कप के लिए अपनी योजनाओं में शामिल किया जाए कि नहीं? देखिए, आपको आखिरी बात मैं पहले बताता हूं कि जब तक विश्व कप होगा दोनों 40 के आसपास होंगे, तो क्या फिटनेस होती है, वो क्या चाहते हैं, कितनी उनमें भूख है, हंगर, और कितना उनका स्पॉट क्लेम करने वाले पीछे से आ रहे हैं। अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट आप देखें तो उसके अंदर बहुत टैलेंट आ रहा है। इस समय टेस्ट टीम में तो सूर्य कुमार यादव भी नहीं है, हार्दिक पांड्या भी नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कि नहीं है। साई सुदर्शन जो अभी थोड़ा 50 बनाए उन्होंने, एक बार 30-35, लेकिन वो हैं तो टॉप परफॉर्मर थे IPL में।
वाइट बॉल के स्टार हैं, तो वाइट बॉल में बैटर्स बहुत अवेलेबल हैं, तो ये कोहली और रोहित भी अपनी जगह स्पॉट को ये नहीं सोच के चल सकते कि मुझे मिल ही गया। रोहित के लिए तो बम्बई में भी मुश्किल हो गया था, मुंबई इंडियंस में, तो ये इतना आसान नहीं होगा। जो दूसरी बात, हाँ, नौजवान भारतीय टीम में अच्छे हैं, टीम की अच्छी प्रोग्रेस है। मैं कहूँगा कि अगर आप इस सारा सीरीज को देखें, अब 2-2 ड्रॉ हुआ, चलिए अच्छी बात है, आप ड्रॉ करके आ गए, लेकिन ये सीरीज जीतनी चाहिए थी। खास करके पहला टेस्ट जो हेडिंगली में था, उसको इतना डोमिनेट करने के बाद 2 बार हमारे बड़े बड़े कोलैप्स हो गए। उसके बाद हमने उनको 371 बनाने दिए, वो जीतने चाहिए थे। तो ये टीम में जो वीकनेस है इस टाइम, वो टीम का मैनेजमेंट है। अब ये 2-2 के बाद लगता है कि आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर ये रवि शास्त्री का ड्रेसिंग रूम होता तो वो हेडिंगली में नहीं हारता। हो सकता है कि वो लॉर्ड्स में भी नहीं हारता। ये सीरीज हम जीत सकते थे, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम इतनी जोरदार नहीं है। इसकी बॉलिंग वीक है, इसकी बैटिंग वीक है, इसकी बैटिंग 2 आदमियों पे डिपेंड करती है, और वो भी लप्पे मार। जो उनके ओपनर्स हैं वो बिल्कुल ढक्कन ओपनर्स हैं, डकेट और क्रॉली। वो इधर उधर बैट घुमाते हैं, लगता रहे तो दोनों बुलीज हैं, नहीं तो फिर उसके बाद ऑली पोप आते हैं और रूट आते हैं, वो उनके असली बैटर्स हैं, ऑली पोप और रूट। और फिर हैरी ब्रुक उनके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास 5 सेटल्ड बैटर्स इस समय नहीं है। और वो आप इस सीरीज में भी देख लें तो आप देखें, भारत की इस सीरीज में 21 सेंचुरीज बनी है, 12 भारत की है। इस सीरीज में जितने रन बने, करीब 7,000 कुछ रन बने, उसमें से 53% भारत ने बनाए हैं, 47% इंग्लैंड ने बनाए हैं। तो ये टीम को हराया जा सकता था जी। तो ये ठीक है, नौजवान टीमें हमारी अच्छा करी। और बुमराह की बात देखिए, बुमराह एक फिनोमिनन है, क्योंकि बुमराह तो नेचुरल तो है ही नहीं ना, उसका तरीका नेचुरल है। जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, जो एक्शन है, और जितनी उसकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ता है, ये बायोडायनामिक्स जिसको बोलते हैं, उसको फॉलो नहीं करता है। तो वो आपका स्पेशल पर्पस वेपन है, उनको स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फौज के अंदर एक नॉर्मल इन्फेंट्री होती है और एक स्पेशल फोर्सेस होती है, कमांडोज, तो वो उस तरह से हैं। तो जहां आपका स्पेशल ऑपरेशन है, जैसे आपने कहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, ये इस समय भारत के लिए 2 बड़ी चीज़ें हैं। अभी हमें देखना है कि हमारी इस साल की जो साइकिल चल रही है अभी WTC चैंपियनशिप की, तो WTC के पॉइंट्स लेने हैं। अब अच्छा हुआ हम 2-2 हो गया अवे सीरीज में, तो अच्छे पॉइंट्स मिले। 3-1 हो गया होता तो हमारी शुरुआत इस सीजन की WTC साइकिल की बहुत अच्छी होती। लेकिन अब आप देखें WTC में क्या हो रहा है। साउथ अफ्रीका आ रहा है 2 टेस्ट मैचेस के लिए। आमतौर पे इंडिया में बुमराह नहीं खेलते हैं, क्योंकि इंडिया में आप वैसे ही जीत जाते हैं। तो अब शायद ये सोचा जाए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें खिला लें, क्योंकि उनको आप हराएंगे, वो डिफेंडिंग चैंपियंस है WTC के, तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे ही कुछ और टूर्नामेंट्स हैं आपके, कुछ और सीरीज़ हैं आपकी जो आपके सब कॉन्टिनेंट में है या भारत में है, तो उनमें वो नहीं खेलेंगे। लेकिन अब बाहर जहाँ जाएंगे वहाँ उनको लेके जाइए, तो उनको एक स्पेशल तरीके से। अब आप देखिए, इंग्लैंड ने भी जोफ्रा आर्चर को बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया, सिर्फ 2 मैच में खिलाया, और उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी दूसरे मैच में, फिर भी फाइनल मैच में उनको नहीं खिलाया। हालांकि ये था कि भारत अगर वो जीत जाएगा तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं खिलाया। फास्ट बॉलर्स जो हैं, उनकी बॉडी पे आजकल बहुत स्ट्रेन है। दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स अभी देखिए इंजर्ड हो रहे हैं। अमेरिका में अब देखिए, ऑली रॉबिन्सन इंजर्ड हैं, जोफ्रा आर्चर कब से इंजर्ड रहे हैं, मार्क वुड इंजर्ड हैं। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स भी इंजर्ड होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस समय कुछ समय से नहीं हुए, लेकिन उनमें भी इंजरीज आती रहती हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर की बॉडी पे अभी बहुत स्ट्रेन है। और वो ज़माना चला गया जब फास्ट बॉलर अपनी स्पेल करके डीप फाइन लेग पे जाके खड़ा हो गया, या थर्ड मैन पर कुछ काम नहीं। आजकल वो डाइव भी करते हैं, आजकल वो बाउंड्री से थ्रो भी करते हैं, जो शोल्डर पे बहुत स्ट्रेन होता है। अब आप देखिए क्रिस वोक्स सिराज के अलावा एक और फास्ट बॉलर थे जो 5 टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन पहले इनिंग्स में वो बाहर हो गए। बाहर क्यों हुए? इसलिए नहीं कि थक गए, उनकी बॉडी नहीं संभाल पाई, हालांकि वो 37 साल के हैं। वो इसलिए कि सामने बाउंड्री पर, जहाँ तक मुझे याद है, लॉन्ग ऑफ पर उन्होंने डाइव करके बॉल रोकी। जो डाइव किया तो शोल्डर पे गिरे, तो उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, तो उनका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया। इसलिए बाद में नंबर 11 पे बैटिंग करने आए, तो वो स्लिंग में था, बांधा हुआ था, स्ट्रैप किया हुआ था, एक हाथ से बैट लेके आया कि कम से कम मैं दूसरी तरफ खड़ा रहूं तो शायद रन बन ही जाए। तो फास्ट बॉलर्स बहुत इंजरी प्रोन होते हैं, तो
हर टीम के पास एक बेंच स्ट्रेंथ चाहिए फास्ट बॉलिंग में, जिनको वो रिवॉल्व कर सके। इसीलिए अपने घर में खेलते हुए भी इंग्लैंड ने किसी फास्ट बॉलर को 5 मैचेस में नहीं खिलाया। तो ये कहना कि अरे बुमराह तो सिर्फ 3 खेले, ये एक अनफेयर बात है। बल्कि मैं सोचता हूँ कि बुमराह को लगातार 2 टेस्ट ना खिला के लॉर्ड्स में उनको रेस्ट देके लास्ट टेस्ट में खिलाया जाता तो बेहतर रहता, उनकी बॉडी को भी रेस्ट ज़्यादा मिलता। शिखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी। सूरज का बोल रहे भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ वाकई शानदार रही। अक्सर जब कोई बड़ा खिलाड़ी रिटायर होता है तो लगता है कि टीम का भविष्य क्या होगा, लेकिन हर बार एक नए खिलाड़ी आगे आकर जिम्मेदारी निभाते हैं और टीम पर भरोसा फिर से कायम हो जाता है। सुनील गावस्कर का मानना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर खिलाड़ियों को आराम देना सही नहीं है और ये शब्द भारतीय क्रिकेट की डिक्शनरी से हट जाना चाहिए। वहीं गौतम गंभीर का कहना है कि स्टार कल्चर खत्म होना चाहिए और इसकी जगह टीम फर्स्ट कल्चर होना चाहिए। इन दोनों मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत की क्रिकेट में इतना स्टार कल्चर नहीं है। टीम कल्चर ये बना है और ये रवि शास्त्री और कोहली के समय से बना है। तब 90 के स्कोर में 90s में डिक्लेयर कर दिया, 190s में डिक्लेयर कर दिया, तो लैंडमार्क लेटर, टीम इंटरेस्ट फर्स्ट, ये कल्चर तो आई है और अभी भी मोर और लेस मैं कहूँगा ये कल्चर है। कुछ कहीं कहीं लगता है जैसे अब एक गलती हुई लॉर्ड्स में कि लंच से पहले राहुल का 100 हो जाए, तो वो ऋषभ पंत ने बहुत एक रिस्की रन ले लिया जिसमें वो रन आउट हो गए, उससे सारा गेम चेंज हो गया। तो वो कभी कभी आता है, लेकिन टीम कल्चर अच्छी है भारतीय टीम में इस समय। लेकिन ड्रेसिंग रूम में ये नज़र आता है कि वो जो पहले वाला कोहेजन था वो भी नहीं है, उसकी जिम्मेवारी कोच के ऊपर होती है। और वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए, खास करके फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट होना चाहिए। फास्ट बॉलर्स के लिए कहना कि वो उनको लगातार बॉलिंग करते रहें तो फिर हम उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे श्रीनाथ का अगर वर्कलोड मैनेजमेंट होता तो उनके मेरे ख्याल है 100 विकेट और आ जाते और शायद 2 साल और चलते। वो कपिल देव वो अकेले ही दिन में इतना ओवर करते थे, लेकिन उनकी एक मजबूरी थी कि उस समय भारत के पास और फास्ट बॉलर्स नहीं थे। एक समय में एक ही आता था या 1.5 आता था। अब भारत के पास वो लग्जरी है कि आप अलग अलग फास्ट बॉलर्स को फील्ड कर सकते हैं। अभी भी आप देखें सारी सीरीज में अर्शदीप, जो कि एक रेयर कमोडिटी है क्योंकि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इंडिया में तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जहीर खान के बाद कोई हुआ नहीं, और अर्शदीप जो हैं ये सिर्फ मीडियम पेस नहीं है, वो फास्ट बॉलर हैं, अच्छा यॉर्कर भी डालते हैं। उनका कभी ना कभी खिलाना चाहिए था। लेकिन अब देखिए जैसे कि प्रसिद्ध कृष्णा है, लगता है कि वो सेटल हो रहे हैं। जैसे आपके 5 या 6 का एक ग्रुप होना चाहिए फास्ट बॉलर्स का, खास करके जब भारत से बाहर जाते हैं, तो उसमें अर्शदीप भी एक मेंबर बन जाएंगे। तो भारत में बेंच स्ट्रेंथ इस समय अच्छी है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।